विकास आ गया, संविधान दिवस का संदेश आ लिए, शुभ संध्या आ गया, शुभ संध्या आ गया। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस पावन दिवस पर आज खमुलवा छात्रावास में एक छोटा सा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी यहां से कुछ न कुछ सीख के जाएंगे और कुछ ज्ञान अर्जित करके जाएंगे। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पिता स्वरूप हमारे रेसिडेंशियल वार्डन सर श्री विजय पाल यादव जी हैं और साथ ही साथ राहुल कुमार सिंह जी जो कि एमएड द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। शुरुआत करते हैं, मां शारदे का वंदन करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और दीप प्रज्वलन करते हैं। तो इसी के शुभ घड़ी स्टार्ट करते हुए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आए और दीप प्रज्वलन। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मान्यवर मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। अब कुछ ही क्षणों में ये कार्यक्रम शुरुआत होगा। कितने ही हैं आज? सभापति महोदय पधार रहे हैं। माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, आज की इस शीतकालीन
आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज के शीतकालीन सदन में हम लोग एक विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। इस चर्चा में हम लोग राष्ट्र हित से संबंधित सभी मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान में हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए वो कार्यहित हो, राष्ट्रहित हो। सदन की इस शीतकालीन सभा में सर्वप्रथम हम शपथ ग्रहण समारोह से शुरुआत करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए जनरल सेक्रेटरिएट देखेंगे श्री अनिकेत कुमार राय, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री अनिकेत कुमार राय। श्रीमान, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? शपथ ग्रहण। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? हिंदी भाषा। मैं अनिकेत कुमार राय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता और अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जय हिंद। माननीय सदस्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज से विगत कुछ दिनों पहले हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। इस संदर्भ में हम लोग 1 मिनट के लिए मौन करेंगे। माननीय सदस्यगण, मौन स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज राष्ट्र से संबंधित विभिन्न मुद्दाओं पर चर्चा करें, तो इस सदन में अब प्रश्नकालीन समय शुरू होती है और प्रश्न पूछने के लिए मैं विपक्ष दल से सबसे पहले माननीय सदस्य राहुल अपना प्रश्न पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं वित्त मंत्री से 3 प्रश्न करना चाहता हूँ। तो वित्त मंत्री जी, आप मुझे ये बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वर्तमान में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का क्या ब्यौरा है? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सरकार इन सारे उद्यमों में अपनी शेष हिस्सेदारी बेचने का तैयारी कर रही है? यदि उन उद्यमों में लाभ है तब भी, और अगर हाँ, तो तब पश्चात उनका ब्यौरा क्या है और इनके कारण क्या है? धन्यवाद। माननीय संबंधित मंत्री अपने जवाब को प्रस्तुत करें।
मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से संसद को यह बताना चाहता हूं कि देश में इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में 11 महारत्न, 13 नवरत्न और 74 मिनी रत्न उद्यम है। और फरवरी 2021 में भारत सरकार ने यानी कि हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक नई उद्यम नीति को लागू किया था, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का सशक्त आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस नीति का एकमात्र उद्देश्य यह है कि भारत सरकार की उपस्थिति को सार्वजनिक उद्यमों में न्यूनतम किया जा सके। इस नीति के तहत हम उद्यमों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा एवं अन्य मापदंडों के आधार पर हमने रणनीतिक क्षेत्रों के उद्यमों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, द्वितीय परिवहन और दूरसंचार, तृतीय विद्युत, पेट्रोलियम और कोयला, और वही चतुर्थ बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं इसमें शामिल की गई। रणनीतिक क्षेत्रों के विशेष उद्यमों की बात करें तो भारत सरकार इन पर विलय करने या बंद करने पर भी विचार कर रही है। और मुझे यह बताते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है कि रणनीतिक क्षेत्रों के सभी उद्यमों पर भारत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा जाना है, किया जाना है। और जहां तक बात रही मेरे विपक्षी दल द्वारा जो सवाल पूछा गया गैर रणनीतिक क्षेत्रों के बारे में, तो गैर रणनीतिक क्षेत्रों के उद्यमों को लाभ और हानि का ब्यौरा देखते हुए उन पर फैसला लिया जाएगा कि क्या उन्हें निजीकरण की आवश्यकता है या उन्हें पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। अगले प्रश्न के लिए माननीय सदस्य लक्ष्मण और विवेक आपने अपने सवाल बारी-बारी से पूछेंगे। With due respect, I would like to beg the permission from the speaker to ask few questions to the education minister. The ruling party is gradually just destroying the future of our young generation by introducing new education policy 2020. And my first question is, the new policy talks about providing the elementary education and vocational education from class 6, and elementary education should be provided in their mother tongue. Here I am producing some stats that the student-teacher ratio in India is currently 1:26.3, school dropout is 40.6, and especially girl child school dropout percentage is 38%. And during the lockdown days, total government school shutdown is around 20,000. Around 20,000, and only 15% of schools providing vocational education. Under these circumstances, how you can assure that the future generation of this country is safe? And the second question is, as per new education policy 2020, the government wants to provide 4-year integrated graduation course. And I want to ask that if there is 2-year diploma course, then why should one can choose the 4-year integrated course? Is time not a valuable thing for you? And time is valuable for the student to build up their futures. Thank you. संबंधित शिक्षा मंत्री माननीय सदस्य आर्यन। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जैसा कि हमारे विपक्षी नेता ने लो स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात की है और कई सारे आंकड़े भी गिनवाए हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले 60-70 वर्षों में सबसे बेहतरीन स्टूडेंट टीचर रेशियो हमारी सरकार ने चरितार्थ कर दिखाया है। इसके बारे में सरकारें सिर्फ सुहावने सपने दिखाती थी जो कभी पूरे नहीं हुए। स्टूडेंट टीचर रेशियो को और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार विद्यार्थी योजना लेकर आई है, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसका लाभ यह होगा कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों को अनुभव मिलेगा और स्टूडेंट टीचर रेशियो में और सुधार आएगा। विपक्ष के द्वारा दिए गए अन्य सभी आंकड़ों पर हमारी सरकार विचार विमर्श कर अगले सत्र में इसका उत्तर देगी। सदस्य विवेक। माननीय महोदय, मैं नई शिक्षा नीति से
माननीय महोदय जी, मैं पहले शिक्षा के बारे में चंद शब्द कहना चाहता हूँ। शिक्षा किसी छात्र या बेटिया के लिए क्या भूमिका निभा सकती है? शिक्षा उसके परिवार में बदलाव ला सकता है, शिक्षा उसके समाज में बदलाव ला सकता है, शिक्षा उसके देश में कृपया शांति बनाए रखें। सदन की मर्यादा को देखते हुए आप अपना उत्साह दिखा सकते हैं, परंतु सदन की जो मर्यादा है उसे देखते हुए अपना उत्साह रखें। मेरा पहला प्रश्न सरकार से यह है कि जैसा कि प्राइवेट विद्यालय में प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजी को शुरू से ही बढ़ावा दिया जाता है, परंतु सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी की भूमिका बहुत कम है और इसकी शिक्षक भी बहुत कम है। जैसा कि बिहार, झारखंड और यूपी में देखा गया है, इसमें कमी आई है। जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चे जब उच्च स्तरीय शिक्षा में जब भाग लेते हैं, तो इसमें प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं में इसकी बहुत ही बड़ी कमी देखी गई है। मेरा दूसरा प्रश्न सरकार से यह है कि जैसा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, उसमें इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का जिक्र किया है, जहां एक छात्र आसानी से एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर अपने जीवन में सफल हो सकता है। और नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्र भ्रमित हो सकते हैं, अपने सपनों को साकार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। माननीय महोदय, मुझे नहीं लगता कि भारतीय की जनता की पार्टी है, मुझे ये युवाओं को भ्रमित करने वाली पार्टी है। धन्यवाद। माननीय मंत्री संबंधित शिक्षा जवाब देंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को उत्तर देना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री ने एनईपी 2020 को पारित किया है। महोदय, मेरे 10वीं में 61% मार्क थे। इतना कम मार्क होने के बावजूद, इतना कम मार्क होने की वजह से मैं विज्ञान नहीं पढ़ सका। इस बात का मुझे आज तक अफसोस है। एनईपी शिक्षा व्यवस्था छात्रों को ऐसे बंधनों से मुक्त करेगी। मल्टीडिसिप्लिनरी विषय के लिए हमने क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का व्यवस्था किया, जिसमें विज्ञान के छात्र कला का एवं कला के छात्र विज्ञान भी पढ़ सकेंगे। अलग अलग विषयों में पढ़ने से छात्रों में बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास एवं सर्वांगीण विकास होगा। आप देखेंगे आज पर्यावरण जैसे जैसे मुद्दे हैं, जो मुद्दे किसी विषय से नहीं जुड़े हुए हैं, ये हर एक नागरिक को जानना चाहिए। हमने मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के माध्यम से ऐसे ऐसे विषयों को भी कोर्स में जोड़ने का एक प्रावधान किया है, जिससे कि जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट, आज हमारी पृथ्वी बहुत ही विकट परिस्थिति में रहती है, CO2 का लेवल में भी बहुत सारा चेंज आ रहा है। दूसरी बात, हमने वोकेशनल कोर्स का भी प्रावधान किया है, जिससे देश की बढ़ती बेरोजगारी को लड़ने में हमें सहायता होगा। अब से कोई भी छात्र मजबूरी में विज्ञान या कला को नहीं पढ़ेगा। हमारा एनईपी छात्रों के रुचि के ऊपर निर्धारित है। वो जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस विषय को जब चाहेंगे, वो उसके अनुसार से पढ़ेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रथम प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि द्वितीय मैंने पहले दे दिया है। मैं कहना चाहूंगा हमारे माननीय सांसद जी को थोड़ा और रिसर्च का आवश्यकता था। मैं बता रहा हूं, कुछ डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देखेंगे पूरे दुनिया में जो सबसे अधिक जीडीपी वाले कंट्री हैं, जैसे प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, उनके यहाँ उनका जो क्षेत्रीय भाषा है जर्मन या फ्रेंच चल रहा है। उनकी शिक्षा जो है जर्मन और फ्रेंच में होती है। वहीं दूसरा कंट्री उसमें देखेंगे नॉर्वे, उनकी क्षेत्रीय भाषा नॉर्वेजियन है और वहां पर जो शिक्षा दी जा रही है वो भी नॉर्वेजियन में दी जा रही है। तीसरा यूएसए है, यहाँ पर भी अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है एवं उनका क्षेत्रीय भाषा भी अंग्रेजी है। ये तीनों देश
सबसे टॉप पर रहते हैं, जीडीपी इनका सबसे अधिक रहता है। और दो देशों का मैं नाम लेना चाहूंगा। साउथ अफ्रीकन कंट्री है बुरुंडी। बुरुंडी का क्षेत्रीय भाषा किरुंडी है, लेकिन वहां पढ़ाई जो है फ्रेंच में हो रहा है। और दूसरा कंट्री में बताना चाहूंगा मालावी का क्षेत्रीय भाषा चिचेवा है और वहां बोली है। ये सभी ऑफ माने हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगा ये लास्ट के दो देश हमने बताए हैं, ये दो देश पूरे विश्व में सबसे गरीब हैं। इनकी जीडीपी सबसे कमजोर है, क्योंकि इनके ऊपर दूसरे भाषाओं का, जिन भाषा का उन्हें ज्ञान नहीं था, वो थोपा गया है। जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज हमारी सरकार है, हमने छात्रों के लिए बहुत बेहतर कदम उठाए हैं। आप देखेंगे कि जब मातृभाषा में पढ़ता है तो वो ज्यादा बेहतर सीखता है। हमने पूरे देश से 5000 शिक्षाविद, माननीय सांसद जी, 5000 शिक्षाविद हमने बुलवाए हैं, और इतना बड़ा अध्ययन देश के किसी सरकार ने नहीं करवाया है। इसके बाद 5000 लोगों के अध्ययन के बाद हमने 6 महीने तक समय दिया कि आराम से पूरे देश में जाइए और देखिए कहां किस कोने में किस छात्र को कैसी जरूरत है। उसके बाद हमने एनईपी को लागू किया है। इस तरह हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा उत्तर माननीय विपक्ष को मिल गया होगा। धन्यवाद। आशा है कि संबंधित जवाब से, प्रस्ताव से, संबंधित पारित कानून से हमारे विपक्ष के नेता माननीय सदस्य विवेक जी और उनके सदस्य संतुष्ट होंगे। अगले प्रश्न के लिए मैं मनीष कुमार झा को बताऊंगा कि वो अपना प्रश्न रखें। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि भारत की संस्कृति जो है, भारत की जो पहचान है, वो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने को लेकर होती है। अध्यक्ष महोदय, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम हिंसा का परित्याग करते हैं, और जहाँ भी हिंसा होता है वहां पर अहिंसा स्थापित करने हेतु अपना सर्वस्व कुर्बान करते हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से पूछना चाहूंगा, माफ कीजिएगा महोदय, मोदी सरकार से पूछना चाहूंगा, क्योंकि जहाँ पर उनके नाम नहीं होते हैं वहां पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मोदी सरकार से पूछना चाहूंगा कि जब पूरा विश्व रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहे थे उससे आहत हो रहा था, उस पे मोदी सरकार यानी भारत सरकार का क्या रूप था? मेरा दूसरा प्रश्न है, युद्ध के दौरान जो वहां पे भारत के लोग थे उनको मदद करने सरकार 56 इंच का क्या कीव में भारतीय उच्च आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है? अगर हाँ, तो इसके संबंधित ब्यौरे। धन्यवाद महोदय। संबंधित विदेश मंत्री माननीय मानस विश्वास का प्रस्ताव है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से इस प्रश्न को उत्तर के लिए अनुमति चाहता हूँ। जैसा कि हमारे विपक्ष नेता ने सवाल पूछा है कि भारत का इस युद्ध में हमारे सरकार का रूप क्या है, तो मैं आपको ये बात साफ साफ बता दे रहा हूँ कि इस युद्ध में भारत ने निष्पक्ष रखा है, और इस यूक्रेन रशिया की संघर्ष की शुरुआत से ही भारत लगातार इस युद्ध को तत्काल समाप्त करने और इसको हिंसा को बंद करने का आह्वान किया है। भारत सरकार ने दोनों पक्षों को कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है, और इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक प्रयासों के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। आपका दूसरे प्रश्न का जवाब यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का संबंध में भारत अवसरों पर रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात किया है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से खार्किव और सुमी से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी के लिए मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री जी के एक बात पे 6 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया गया। और आप जो बोल रहे हैं कि जब भारत का जो नियम है उसके लिए अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ तब भारत अकेला देश था
बाद जो अपने भारत निवासी को एकदम सुरक्षित निकाल जा सके, क्योंकि यूएस में भी ऐसा नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी के प्रधानमंत्रियों से भी उनके देशों के भारतीय नागरिकों को पराक्रमण की सुविधा के लिए उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए बात किया है। मैंने भी इस उद्देश्य से रशिया और यूक्रेन पर अपने समकक्ष के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। विदेश सचिव ने नई दिल्ली में मौजूद रशिया और यूक्रेन के राजदूतों के साथ संपर्क में बने रहते हैं, जबकि कीव और मॉस्को में हमारे राष्ट्रों ने अपनी अपनी राजधानियों में अनुवर्ती कार्रवाई की। और आपका तीसरा प्रश्न का जवाब में ये है कि यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास 13 मार्च 2022 को अस्थायी रूप से वार्सा में स्थानांतरित कर दिया गया था और 17 मार्च 2022 से यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास ने आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों का संख्या कमी करके पूर्ण रूप से संचालन बंद कर दिया है। धन्यवाद। सदन में अगले प्रश्न के लिए पूर्व कानून मंत्री रह चुके, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं और आज गंभीर मुद्दा पर वो प्रश्न पूछना चाहते हैं सत्ता पक्ष से। मैं अनुमति देता हूं नवीन प्रकाश जी को कि वो अपना प्रश्न सत्ता पक्ष से रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना में क्या 4 वर्षों में ही अग्निवीर की रिटायरमेंट सही है? अगर हाँ, तो क्या रिटायरमेंट के बाद बेरोजगार रहे युवक असामाजिक नहीं बन जाएंगे? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अग्निवीरों में परमानेंट सैनिकों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रहेगा कि ये फुल पीरियड टाइम करेंगे, हम तो 4 साल के बाद लौट जाएंगे। इससे अग्निवीरों में सेना और राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट में कमी नहीं आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारी अग्निपथ योजना किस तरह से युवकों को जो चाहिए वो प्रदान करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक 17.5 वर्ष आयु के नौजवान को क्या चाहिए? हमें लगता है पहला, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर चाहिए। दूसरी चीज, उन्हें अपने स्किल्स को तलाशने की अवसर चाहिए। और तीसरी चीज, ऐसा कुछ काम मिल जाए जिससे कुछ पैसे कमाने की अवसर मिल जाए। हमारी सरकार अग्निपथ योजना से ये तीनों चीजों को एक साथ दे रही है, जिससे भारत के युवाओं को एक दिशा मिलेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने 4 साल बाद युवकों को के लिए क्या प्रावधान लाया है, जिसमें से 4 साल की सेवा के बाद सेना से ड्यूटी किए गए नौजवान को केंद्र और राज्य सरकार रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करेगी। सीआरपीएफ और असम राइफल में भर्ती के दौरान प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी चीज, सुरक्षा बलों व राज्य पुलिस में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य कई सेक्टरों में भी अग्निवीरों के लिए खोले गए हैं, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जाएगा। जो अग्निवीर बनेंगे उनको सशक्त सैन्य बलों में रिक्रूट करने के अवसर बढ़ेंगे। सशक्त सैन्य बलों में मौजूदा संख्या से 3 गुना अधिक अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। भारतीय सेना में शामिल होने वाला प्रत्येक युवक केवल राष्ट्रभक्त होता है और राष्ट्रभक्त बनकर ही बाहर निकलता है। जो आप कह रहे थे कि वो भ्रमित हो जाएंगे, वह चिंताजनक है।
आप कुछ समय दीजिए हमें और इसका प्रभाव आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगी। इसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त करने से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। 4 साल बाद लोगों को ये पूछनी नहीं तो कहा है कि रजा खुद तैयार करके जा आपसे, और जो संस्थाएं मांगेंगे नहीं। माननीय सदस्य मर्यादा को ध्यान में रखें। धन्यवाद। ये आखिरी प्रश्न होगी सत्ता पक्ष के लिए, और आखिरी मैं साहिल यादव को अनुमति देता हूं प्रश्न पूछिए। धन्यवाद जी के माध्यम से कुछ प्रश्न। पिछले कुछ दिनों की ईडी और सीबीआई को सरकार ने अपने हाथों में रख दिया है। कुछ दिनों में ऐसे लाए जा रहे हैं जो लोग सरकार की हाथ में हाँ मिला के चलते में कोई बाधा नहीं, जो लोग सरकार का विरोध करते हैं उन रात रेड करा दी जाती है। हो रहा है उस समय बता रहे थे कि हम लोग अहिंसा के लिए लड़ते हैं, और आप कर रहे हैं। अगर अगले बार से अगले समय से ऐसा सदस्यों के लिए उस समय के लिए उनको सदन से बाहर निकाल दिया जाएगा। मर्यादा को ध्यान में जी। तो आखिरकार क्यों वर्तमान सरकार केंद्रीय संस्थानों की आजादी रद्द कर रही है, आजादी छीन रही है, अपने हिसाब से क्यों काम करने नहीं दे रही है? संबंधित मंत्री, गृह मंत्री सलमान अंसारी महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगा। पिछली सरकार ने इन केंद्रीय संस्थाओं में जैसे ईडी और सीबीआई को बहुत पाबंदियों से बांध के रखे। कहीं ना कहीं उनको पता था अगर उनको फ्री कर देंगे अगले ही दिन इनके यहाँ वो दरवाजे पहुंच जाएंगे, जैसे आज के टाइम पे पहुंच रहे हैं। हमने फ्री रखा है, खुली छूट दी हुई है कि जहां आपको गलत लगे वहां पहुंच जाइए। बहरहाल मोदी जी इन्होंने बोला कि छापे सिर्फ हमारे समय या हमारे खिलाफ बोलने वालों के आप पढ़। इसका जवाब देने के लिए रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये देखिए, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2004 से 2014 जब इनकी ये सत्ता में थे, 2004 से 2014 तक सिर्फ 25 सांसदों के यहाँ छापा मारे गए थे, जिसमें से सिर्फ एक रूलिंग पार्टी का सांसद था, बाकी सब ओपोजिशन के थे। और अभी जब हमारी सरकार आई है 2014 के बाद अभी तक 8 साल हो चुके हैं, तब हमने टोटल 187 सांसदों के यहाँ रेड करवाए, जिसमें से 15% जो सांसद थे वो हमारे रूलिंग पार्टी के अलायंस थे, जो उन 15% में से 10% कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए थे। इस रिपोर्ट के सुनने के बाद कुछ लोग 2004 से 14 के बीच में जो सांसद रहे जो बड़े अच्छे रहे होंगे, इसलिए उनके यहाँ रेड नहीं पड़ती होगी, है ना। अभी खराब हो गया बोल के रिपोर्ट रेड पड़ना शुरू हो गई। अब में है क्योंकि 2004 से 2014 के बीच में इन लोगों ने इतना काला धन लूटा और इनकी सरकार ने वो लूटने में इतनी मदद की कि अभी काला धन खा के इनका पेट इतना फूल गया है कि अब शर्ट के बटन टूटने लगे और अब दुनिया देखने लगे। सवाल पूछता है तो ये सवाल पूछने लगते हैं कि हमसे सवाल जवाब क्यों हो रहा है। और बात रही रेड पढ़ने की, छापा मारने की, छापा देखिए, छापा पक्ष विपक्ष जाति धर्म देख के नहीं मारी जाती। क्रोनोलॉजी समझिए ना, रेड उनके यहाँ पड़ती है जिनका नाम किसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ब्लैक मनी के केस में या पुराने घोटाले किए हुए
किया जाता है रेड, आपको कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए था अगर आप लोग होमवर्क करके आते तो। और पहले आपने नाम लिया मनीष सिसोदिया जी का, तो आपने इनके ऊपर भी होमवर्क किया नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इनके बेटे के नाम पे एक केस रिपोर्ट थी, केस रजिस्टर्ड था, जिसमें लिखा हुआ था इन्होंने 50 चाइनीज इमिग्रेंट को वीजा दिलवाने में मदद की है, जिसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपए रिश्वत दी है, इसीलिए इनके यहाँ रेड पड़ी। तो आप लोग को एक चीज पता होनी चाहिए थी। और ये सुन के बड़ा बुरा लगा, इन्होंने हाय ईडी हाय सीबीआई की। अब मैं इनको कुछ बताना चाहूंगा हमारे ईडी और सीबीआई के बारे में। 2014 के बाद इन्होंने जो काम किए हैं, 2014 के बाद ईडी ने 80,000 करोड़ ब्लैक मनी वापस लाए हैं। मुझे पता है विपक्ष इससे दुखी क्यों है, क्योंकि 80,000 में से आधे ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्हीं के थे। आप ही के घर के पैसे थे, ये देश आप ही का है और वो आप ही का घर है, और आपके घर पे ही वो पैसे इस्तेमाल हुएंगे। टेंशन मत लीजिए। आगे भी बताना चाहूंगा कि 7,000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग में जब्त हुए हैं। और बात चल रही है तो सीबीआई ने जो 4G स्पेक्ट्रम के जो घोटाले थे उसके भी काले चिट्ठे खोल दिए। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जितने भी देश के पैसे जो बाहर है उसको देश में लाएगी और देश के लिए खर्चा करेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। जैसा कि आज की सदन की संवाद में परिचर्चा में हम सबों को ये उम्मीद थी कि राष्ट्र हित में, देश हित में, आम जनता के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, सबों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत सारे पारित बिलों पर चर्चा किया गया, विभिन्न प्रकार के प्रश्न सुनने को मिले और उसका जवाब भी मिला। तो अभी तक के परिचर्चा में हमने तर्क और वितर्क किया और पारित कानून और जो बिल पारित हुए हैं उससे संबंधित चर्चा पर परिचर्चा किए और चर्चा की। अब देश की बुनियादी जरूरत को देखते हुए, सामान्य लोगों की जरूरत को देखते हुए सत्ता पक्ष और सरकार ने एक अहम फैसला लेने जा रही है जो राष्ट्र हित में सभी लोगों के लिए समान होगा। उसके लिए मैं इस प्रस्ताव को रखने के लिए संबंधित समाज कल्याण मंत्री अमित जी से कहना चाहूंगा कि वो अपना प्रस्ताव रखे, जिसको पारित करने के लिए इस सदन में आप सबों के मत की जरूरत होगी। माननीय समाज कल्याण मंत्री अमित जी। माननीय महोदय, आपके माध्यम से इस सभा में मौजूद प्रतिपक्ष और हमारे मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं, उनके समक्ष मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा जो समाज से रूबरू रखता है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारी देश 1947 में आजाद हुई। 1947 में आजाद हुई, उसके बाद 1951 में अनुच्छेद 4 उसमें अधिनियम जो फर्स्ट अधिनियम लाया गया, पहला अधिनियम, वो सोशली इकोनॉमिकल सेक्शन, वीकर से आर्थिक रूप से कमजोर जो SC/ST वर्ग थे उनके लिए लाया गया था। 79 में दौर आगे बढ़ा, 1979 की दौर है। उसमें मंडल कमीशन ने सोशली और इकोनॉमिक SC/BC के ऊपर नजर डाले, उस पर आगे चर्चा होने पर कुछ उस तरह का सामाजिक चीज नहीं निकल के आई। 1980 में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को 27% रिजर्वेशन दे दिया गया PSU सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब्स में, जो कि सरकारी विभाग में अलग अलग विभागों में दिया गया। उसके बाद दौर बीते गया, 2006 की दौर है, जिसमें सीनो कमीशन के नाम से एक कमीशन बनाया गया, जिसमें आप ही की सरकार थी। उसमें उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जो लंबा दौर खींचा उसमें। वो 4 साल लगा के रिपोर्ट बनाए, 2010 में रिपोर्ट बनाए, सबमिट की। हमारी
परिषद से बातचीत हुई और उसके पास एक निष्कर्ष निकाला गया कि अभी जो है सभी वर्ग को एक सामंजस्य पे लाने के लिए, SC ST OBC को सामंजस्य में लाने के लिए एक प्रक्रिया रखी गई, वो लोग सामंजस्य में आ गए। 50% रिजर्वेशन जनरल को था और कुछ ऐसे भी जनरल आर्थिक वर्ग से कमजोर लोग थे जिनको जरूरत थी, तो उस पे हम लोग ने एक सर्वे कराया, सर्वेक्षण हुआ और देखा गया कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको अच्छी जगह नौकरियां, अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो पा रहे। तो हम लोग ने उस पर विचार किया और 2019 में उस पर एक चर्चा हुई, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक बिल लाया जाए। तो उसी के ऊपर हम लोग ये बिल लाए हैं और हम चाहते, हमारे तरफ से ये बात हुई है कि ये बिल हमारे समाज कल्याण के लिए बहुत जरूरी है और इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो समाज में ठुकराए जा रहे हैं, उनको एक हम सहारा दे सकते। माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं ये बिल पारित करने की गुजारिश करता हूँ। जैसा कि प्रस्ताव आया EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2020, इसके तहत जो प्रस्ताव रखी गई है, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो विपक्ष के सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि वो अपना प्रस्ताव रखे या अपने जो वक्तव्य है उनको पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ जानना है। मंत्री जी, जैसा इस प्रस्तावना से हम समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज वो समय आ गया है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर देने की बात सोची जाए। मंत्री जी, क्या आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है? अगर हाँ, तो समाज के सभी वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? जाति के आधार पर आरक्षण क्यों? आज तक जाति के आधार पर आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? आपकी सरकार यह समाज को तोड़ने की, बांटने की राजनीति कब छोड़ेगी? कब सिर्फ टुकड़े करके जीता जाएगा? कब तक हमारा योगदान हमें मिलता रहेगा? कब तक? जैसा कि सदन में इस पर चर्चा हुई है, इसको पारित करने के लिए सत्ता पक्ष से विचार आई है, तो मैं इसके लिए आप सबों से, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, सभी सदस्यों का मत लिया जाएगा। उसके बाद ही सदन से किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में अगर कुछ तर्क देना चाहते हैं तो मैं सत्ता पक्ष से बताऊंगा कि वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आपके माध्यम से मैं विपक्ष में बैठे जो मंत्री गण हैं, जिनका प्रश्न आया, तो मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। जिसने संविधान लिखा, जो संविधान के महात्मा थे, माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, वो एक ऐसे महापुरुष थे जिनके पास 32 डिग्रियां थी। उन्होंने बोला था, ये संविधान अगर जिस दिन गलत साबित हुआ, मैं उसी दिन उसको जला दूंगा। उनको इतना संविधान पे विश्वास था। जब देश में ऐसे वर्ग, जब हमारा देश आजाद होने से पहले ऐसा समय था जब कुछ वर्णों को, कुछ लोगों को दबाया जाता था, उसमें लोगों को प्रताड़ना दी जाती थी, तो वो महापुरुष ने सोचा कि ऐसा लोगों को बराबरी पे लाने के लिए क्या कदम हम लोग उठा सकते हैं। तो उन्होंने आरक्षण
कुछ दिनों के लिए लागू किया कि ये लोग एक माध्यम से अपने चरण पे पहुंच सके। तो वो माध्यम के तहत वो लोग कुछ स्तर पे अपनी जिंदगी कर सके, कदम से कदम मिला सके। आपकी जो पहली प्रश्न थी आर्थिक रूप से ये की जो चीज थी, मैं उस पर एक प्रकाश डालना चाहता हूं। समय हमेशा, चक्र हमेशा घूमता है। पृथ्वी है, कभी सुबह होता है, कभी शाम होता है, शाम होता है, सुबह होता है। उसी तरह जब एक समय किसी को दबाया जा रहा था तो उसको बराबरी पे लाने के लिए आरक्षण दी गई। आज वो समय है कि कुछ ऐसे सुवर्ण हैं समाज में, आपकी भी सरकार थी, आपने उस पे अपने समय में प्रकाश डाला होगा, पर हमारा एक विचारधारा है कि जब समाज में कुनीति आती है, कुछ चीज आती है, तो उसको बराबरी से देखा जाए। तो अभी जो समाज में देखा जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग को बराबरी पे लाने के लिए उनको आर्थिक आरक्षण देना जरूरी है। इसमें हम लोग बहुत सारे चीज देख के उनको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल कर रहे हैं। पहला उनका पारिवारिक आय, 8 लाख से उनका पारिवारिक आय कम होना चाहिए। दूसरा चीज, जो शहरी में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, तो उनको 1000 स्क्वायर फीट से कम का जमीन। दूसरा, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनको 5 एकड़ से जमीन कम होनी चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे जैसे संसद में बैठ के सिर्फ हम लोग बातें करते हैं, हम लोग चीज को यहाँ से बैठ के देखते हैं, पर अगर हम उस जमीनी स्तर पे जाके देखें तो ये चीज बहुत कम स्तर पे अगर ये चीज मिल नहीं सकेगा तो ये चीज हमें देना चाहिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आरक्षण के रूप में हम लोग बांट रहे हैं। हम लोग जब आप लोग की सरकार 70 साल थी तो उस समय हम लोगों ने विपक्ष में बैठ के आप ही की तरह सब चीज को देखते थे, हम लोग भी मुआयना करते थे। हमारी सरकार जो थी वो चीज को देखी, समझी और उसके विश्लेषण करके ये निकाली कि उस समय जो चीज आप उस समय आपकी सरकार थी तो आप लोग ने उस चीज को, नियम को चेंज नहीं किया, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ उन लोगों को समाज में आने की, उनको बराबरी करने की जरूरत हो रही होगी। पर हम लोग इसमें बांटने की कहीं बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग को समाज में आरक्षण के तहत उनको एक जिम्मेदारी, उनको एक सही जगह पहुंचाने की बात हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ये बताया जाने की कोशिश हो रही है, जो लोग आर्थिक से कमजोर हैं, आज उनको हम सहारा दे रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं। दूसरा चीज, आप बोल रहे हैं कि चौकीदार बांट रहा है। सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा धर्म रहना चाहिए। सत्ता पक्ष में कोई आएगा, कोई विपक्ष में जाएगा, हमें सरकार के लोग और हमारे जो देश के लोग हमें चुनित करके इसलिए भेजते हैं कि हम कुछ उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाएं, उनके लिए कुछ सोचे, देश का भविष्य को आगे बढ़ाएं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की जो आज स्थिति बन गई है वो चीज को हम लोग बराबरी पे ला सकें। धन्यवाद। उम्मीद है कि इस प्रस्ताव से आप लोग सहमत होंगे और इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सभी सदस्यों की मत की जरूरत है। अगर आप सबों का मत होता है तो सदन से भी पारित होगी, अन्यथा इस पर अगले चर्चा में अगले सदन में देखी जाएगी। इस प्रस्ताव के जो पक्ष में है, जो सदस्य इस प्रस्ताव से संतुष्ट है वो अपना जवाब हाँ में रखेंगे। तो जो इस प्रस्ताव से संतुष्ट है अपना जवाब हाँ में रखें। और जो इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है वो अपना जवाब ना में रखें। हाँ, यानी कि ध्वनि मंच को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उन दोनों में से बहुमत में हाँ है।
इसीलिए इस बिल को पारित किया जाता है आज के सदन में, और अगले सदन में इससे संबंधित और चर्चाएं की जाएगी। चूंकि प्रस्ताव से संबंधित देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रणब कुमार जी से ये है कि वो आए और देश को संबोधित करे सदन से। अपना जो प्रस्ताव है उनका वो कम समय में 2 से 3 मिनट में रखेंगे और संबोधित करेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें देश के लिए संदेश देने का मौका दिया है। महोदय, मैं बहुत दुखी हूँ, आज हमारा देश विद्रोह की आग में जल रहा है। जगह जगह ट्रेन एवं बसें चलाए जा रहे हैं। हमारे ही युवा अग्निवीर योजना के को विरोध में लेकर के सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, ये सारी संपत्ति आप ही की है, आपके परिवार की है, आपके समाज की है। आप ही के कर से सरकार ने सरकारी संपत्तियों को प्रावधान किया है। कृपया इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही साथ युवाओं के लिए मैं कुछ और सौगात लेकर आया हूं। अग्निवीर योजना आप सभी के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी, ऐसा हमारा मानना है। साथियों, कल हमारी बातचीत 12 राज्यों की हमने बहुत देर तक बहुत गहरी बातचीत की और हम सभी ने ये निश्चय किया कि रक्षा बजट को 6% करने का निर्णय लिया गया है। पुरानी सरकार में रक्षा बजट 2% भी था और हमने उन्हें बढ़ा करके 6% किया तथा अग्निवीरों के लिए हमने 48 लाख रुपए जीवन बीमा का प्रावधान है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वीर सपूत खोए या खोए, लेकिन फिर भी अगर वो दुर्भाग्य से शहीद हो जाते हैं, उनके लिए हमने 1 करोड़ रुपए राशि का पिछले सरकारों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर बहुत कम खर्च किया था। रक्षा बजट का मात्र 1% पिछले सरकारों ने खर्च किया है। मैं रक्षा मंत्री का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। उन्होंने इसे बढ़ा करके 8% करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ अग्निवीर जो युवक हैं उनकी तनख्वाह कर मुक्त रखी जाएगी और उनकी अधिकतम आयु सीमा को बढ़ा करके हमने 26 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इतना के बावजूद मैं बता रहा हूँ युवाओं, अभी भी मैं बहुत दुखी हूँ जब ट्रेन चलते हुए देखता हूँ साधारण जनता को दैनिक दिनचर्या में समस्याएं आ रही है। आप सभी से अनुरोध है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तथा हमें और अपने देश को बढ़ाने में आप सभी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, कर्मचारीगण, बहुत ही शांत ढंग से इस सदन की सभा को संपन्न किया जा रहा है। अंत में राष्ट्रगान होगी और राष्ट्रगान होने के बाद सभा से हम लोग सदन से प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रगान के लिए खड़ा हो जाएंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे।
मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं सत्य का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दिल दुखी ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन गर्दन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आजाद हुआ हूँ और अधिक बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार बना हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा समय नहीं दूंगा। अब मैं विनायक से अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे ऑप्शन कर दीजिए और टोटल कर दीजिए। आज ही आप लोग को टॉप 3 कोशिश किया गया था कि टॉप 10 देने की, कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण हमने केवल टॉप 3 चुना है। और लेकिन आप लोगों को प्रशस्ति पत्र आज ही मिल जाएगा, बस एक बार मूल्यांकन हो जाए उसके बाद फिर सबको नमस्कार। मैं छोटा सा एक विवरण लेकर आया हूँ। मान लीजिए मोदी जी किसी मेले में जाते हैं और मेले का वाक्य कैसे सुनाते हैं, आप लोग सुनिएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कल रात 8 बजे, घबराइए नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है। कल रात 8 बजे मैं आ रही के बाहर आनंद बाजार गया था। मैंने वहां गोलगप्पे वाला से पूछा, भाई साहब 10 रुपए गोलगप्पे खिला दो। उसने बोला, मोदी जी 10 रुपए से 5 आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, क्या 10 रुपए में 5 आएंगे? क्या 10 रुपए में 10 आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? मित्रों, अगर मेरी सरकार अगली बार सत्ता में आती है तो 10 रुपए में 10 गोलगप्पे आएंगे? ये मेरी आपसे वादा है। Good evening, dear friends. First of all, I would like to congratulate the organizer of the program for successful and wonderful completion of the program. It was a very extreme pleasure for me to be here as a guest and judge the program. However, the participants were very wonderfully arguing the matter. And it has been already said much in the auditorium about the Constitution Day, so I would not like to elaborate this day. However, I would like to congratulate everybody on the very auspicious Constitution Day, to all of you.
17 batch as BSc B.Ed student. I haven't seen such enthusiasm in conducting such a program. I was also a cultural secretary of this hostel. Somehow we managed to conduct a program and the audience were also very less in number. But seeing such a large number of audience, I feel very happy. And conducting such program motivate all of us. And most of us may be or may not be much about the constitution. But seeing this setup, it has been very wonderfully arranged. And seeing this setup, most of us may be now aware about the constitution. And lastly, I would like to thank all of us as a member of this hostel for successful completion of the program. Thank you. शुभ संध्या। सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं। आपने सभी नेताओं का दायित्व हूबहू निभाया। जब शिक्षा मंत्री बोल रहे थे तो मैंने राहुल से बोला कि लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं। जिस तरह से गोल मटोल उत्तर दिया जाता है संसद में, उसी तरह से उन्होंने भी प्रदर्शित किया। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम सभी दृष्टिकोणों से है, क्योंकि छात्र जीवन जो होता है ना, वो हर दिशा में जाने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख के केवल शिक्षक ही बन सकते हैं। और आज तक जितने भी सफल नेता रहे हैं, उन्होंने अपनी राजनीति छात्र जीवन से ही शुरू की। और भारत में कुछ ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जिनको राजनीति का गढ़ माना जाता है, और बहुत बड़े बड़े नेता छात्र जीवन से उभरे हैं। उन्होंने छात्र राजनीति की, उसके बाद राजनीति में आए और बड़े नेता हुए। उनके विचार आज भी बताए जाते हैं, चाहे लोहिया हो, जेपी हो, तो चंद्रशेखर हो, ये सब जितने थे ये छात्र जीवन से राजनीति कर रहे थे, आज के नेताओं की तरह नहीं। और आप लोगों ने ये आयोजन करके सिद्ध कर दिया कि हमारे एचबी हॉस्टल से भी नेता उभरेंगे। और एक दिन आरआई का नाम रोशन करेंगे भारतीय राजनीति में। आप सभी को शुभकामनाएं और इतना अच्छा और सफल कार्यक्रम कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा विद्यार्थी जीवन काप चेष्टा भगवो ध्यानम स्वानिंद्रता तथैव च अल्पहारी प्रीत्यादि विद्यार्थी पंचदर्शन। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं माननीय फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि आएं और प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो को प्रदान करें। पार्टिसिपेंट्स के नाम हैं, मैं बुलाऊंगा, आप एक एक करके आइएगा। आर्यन कुमार जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के पद पर थे। जयवर्धन
प्राइम मिनिस्टर प्रणब कुमार, अपोजिशन पार्टी से साहिल यादव, मोदी जी है हमारे। तो वैसे भी वो एचडी के पीएमओ ही हैं। राहुल गांधी। कृष्णा मिश्रा, लक्ष्मण जैना, राहुल कुमार सिंह, मनीष कुमार, संतोष कुमार, विवेक कुमार, विष्णु प्रसाद मेहरा, अमन बेशरा, अनिल कुमार, चकमा, अनिकेत कुमार राय, अंशुमन, अब बारी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन की अनाउंसमेंट करने की। तो तृतीय स्थान प्राप्त किया है नवीन कुमार ने। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है हरिओम। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है अमित कुमार ने। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हरिओम कुमार झा को मैं आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं, और अगर पहले से जो नहीं जानते होंगे, सूचना हम लोगों को भी मिली, भैया भी ने बताया कि इतने दिन से रहे हैं छात्रावास में, लेकिन आज तक मॉक पार्लियामेंट नहीं हुई। और हम लोगों को भी मनोरंजन विभाग के द्वारा मतलब बहुत कम समय में 4 से 5 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि इसको हम लोग को ऑर्गेनाइज करना है। फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कल्चर प्रीफेक्ट बीएससी बीएड से अर्जित भैया से मिला कि नहीं, तुम लोग मिलकर के ही ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, हम लोग इसमें कोई भागीदारी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे छात्रावास के रेसिडेंशियल वार्डन प्रोफेसर विजयपाल यादव सर, हमारे भैया इस कार्यक्रम में जितने भी पार्टिसिपेंट ने भाग लिए हैं, बहुत अच्छा रहा। और मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतना अच्छा प्रस्तुति रखी। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई, दोस्त, बड़े भाई, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि इंटरनल एग्जाम भी हम लोग को आने वाला है,
उसके बावजूद भी इतने ज्यादा संख्या में, अगर मुझे ऐसा उम्मीद है कि अभी तक जो प्रोग्राम हुई है, कार्यक्रम हुई है, उसमें से सबसे ज्यादा संख्या आज ही मुझे देखने को मिली। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।